पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज इंटरेस्टिंग टाइम्स के नाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत सईद खान। जब वो अरेस्ट नहीं हुए थे, अपने आखिरी कुछ इंटरव्यूज में इमरान खान ने मुझे भी कुछ वक्त दिया था। मैंने अटलांटिक काउंसिल के लिए खान साहब का इंटरव्यू किया था, आपने देखा, आपको शायद याद हो। उसमें जो उन्होंने शुरू किया था इंटरव्यू, जब मैंने उनका हाल लिया था, जो हमारी बलोचिस्तान की आदत है कि भाई क्या है, जब से लास्ट जब मिले थे, जब से लेके अब तक क्या हाल है, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि वी लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। मैं इंटरेस्टिंग औकात में रह रहा हूं। इंटरेस्टिंग टाइम्स डेफिनेटली हो गए हैं। एक तो महीनों से हमने प्री पोल रिगिंग देखी है, वो रिगिंग जो इलेक्शन से पहले की जाती है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, और भी जमातों ने बोला हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिली। मगर अब इलेक्शन डे रिगिंग की रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये क्या होगी, इसकी कुछ इंडिकेटर्स आ गए हैं। ईसीपी के अंदर से ही ये रिपोर्ट्स निकली हैं, ये लीक्स निकली हैं। आज हम इन पे बात करेंगे। साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली एक जो मैसेज एस्टैब्लिशमेंट देना चाह रही थी यूथ को कि डिसहार्टन हो जाओ, घर बैठ जाओ, वो बैकफायर कर गया है या करेगा। इस पे एक जबरदस्त एनालिस्ट ने एक बहुत रिफ्रेशिंग जो है ओपिनियन दिया है, जो वायरल हुआ है, वो हम उस पर बात करेंगे। साथ साथ इद्दत केस बैकफायर हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट चाह रही थी कि बिल्कुल मसल दें, कुचल दें, एक नहीं, दो नहीं, 3 कन्विक्शंस बैक टू बैक हैट्रिक करवाएं। मगर जो पहली 2 कन्विक्शंस में नहीं हुआ इद्दत केस के बारे में, उसमें कुछ ऐसे लोगों से अब कॉन्डेमनेशन, मजम्मत आने लग गई है जो एक्चुअली एंटी इमरान खान है। जी, वैसे तो बहुत सारे लोग बोले हैं इद्दत केस के बारे में कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी बेगम है, उनके बेडरूम तक रियासत पहुंच गई है। पाकिस्तान की मॉरल रेड लाइंस जो हैं वो क्रॉस हो गई हैं। मगर फ्रैंकली ये बैकफायर ऐसे किया है कि इमरान खान के मुखालफिन, मशहूर जमाना मुखालफिन भी मजम्मत कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं और फिर ईसीपी क्यों चुप है? वैसे तो बड़ा भंगड़ा डालते हैं, मगर ईसीपी ने हालिया जो फायरिंग हुई है, स्ट्रेट शूटिंग हुई है पीटीआई के खिलाफ, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मरियम नवाज शरीफ ने दहशतगर्द अनासर को इंसाइट किया है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मौलाना ने झूठा एक फतवा निकलवाया है, उस पर एक्शन नहीं लिया। ये सब हम आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ अपने अरेस्ट के बाद रिलीज, और रिलीज के बाद काफी हफ्ते तक चुप रहने वाली खदीजा शाह ने अपनी जो खामोशी है वो तोड़ी है। वो बोली हैं, अपने अरेस्ट के बारे में बोली हैं। बहुत सारी कयास राइयां थी कि वो क्यों रिलीज हुई। ये जो कंट्रोवर्सीज हैं इनको उन्होंने एड्रेस किया है। और अयोध्या का जो मंदिर है, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के तकरीबन 30 साल बाद, जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जो खुला है, उसके बाद एक और मस्जिद अब शहीद हो गई है दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। और 3 और, कम से कम 3 और मसाजिद हैं जो हुकूमत भारत, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जिनको शहीद करने वाली है, रेज करने वाली है। ये आज हमारा शो है। इससे पहले कि शुरू करें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, सपोर्ट इंडिपेंडेंट मीडिया। वक्त आ गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को आप थोड़ा सा माफ करें और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का, जिनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनको चांस दें। ओके, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द ईसीपी इज क्वाइट। ईसीपी चुप है। वैसे तो बहुत लाउड एंड प्राउड है, ट्वीट भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती है, वेबसाइट भी जबरदस्त चलाती है। मगर 4 डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में जिन पे ईसीपी चुप है। एक तो पहली डेवलपमेंट, शायद सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन डे के बारे में हाल ही में हुई है। एक साहब हैं, ये बड़े बहादुर साहब हैं, ये एक आरओ हैं NA 197 के, शदाद कोट के। ये जो है, इनकी ट्रेनिंग हो रही थी जैसे दीगर आरओज की होती है। ट्रेनिंग के दौरान क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा, इलेक्शन डे पे कौन किधर बैठेगा, कौन क्या करेगा, कौन कैसे गिनेगा, कौन कैसे गिनती बंद करेगा, कौन ताला लगाएगा, कौन बॉक्स बंद करेगा, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। हजारों जो आरओज हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। ट्रेनिंग में इनको एक ऐप दिखाई गई, खाली इनको नहीं, सबको एक ऐप दिखाई गई। उस ऐप में, वो जो ऐप है, उस ऐप में कुछ डिस्क्रेपेंसीज हैं, कुछ इरेगुलरिटीज हैं। इस ऐप का नाम, ये जो सिस्टम है,
ये इसका नाम है EMS, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ये वही ऐप है जैसे आपके पास और बहुत सारी ऐप्स होती हैं फोन पे, ये फोन बेस्ड ऐप भी है और सिस्टम बेस्ड ऐप भी है। इस ऐप में उन्होंने कुछ फ्लॉज देखे, कुछ मसले देखे और उन्होंने रिपोर्ट लिखी। उन्होंने कहा कि इस ऐप से डेटा जो है वो गायब हो रहा है। अब EMS क्यों इंपॉर्टेंट है? EMS वाले का जो रोल होगा उस दिन, आप तो अपना अंगूठा छाप जो भी आप लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, ठप्पा लगा देंगे, अलग अलग जो तकरीबन 91,000 पोलिंग स्टेशन हैं इलेक्शन डे पे, आप तो अपना काम करके घर वापस चले जाएंगे। मगर ये फिर जो लोग हैं जो अंदर बैठे होंगे पोलिंग स्टेशन की, ये इनको गिनेंगे। अब गिनती वो वाली गिनती चली गई कि हाथ से गिनती हो रही है, ये सब गिनती एक ऐप के जरिए होगी और वो फिर एक सेंट्रल जगह पे जाएगी जिसका नाम ECP है। उधर से फिर डिसाइड होगा और इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होंगे। ये जनाब सिस्टम है। मगर ये साहब कह रहे हैं कि सिस्टम में फ्लॉ है। लग रहा है कि ऐप बकौल इनकी एक कंप्लेंट के ये कह रहे हैं कि लग रहा है ये जो सिस्टम है ये कोई और चला रहा है, इस ऐप से डेटा गायब हो रहा है। इन साहब को चुप करा दिया गया है, बल्कि ECP ने कहा है कि ये जो है इनको आता नहीं था, ये IT का मसला है, ऐप बिल्कुल सही है। ECP ने कालीन के नीचे ये जो गंद है जिसकी अब बू आने लग गई है इलेक्शन डे रिगिंग की, उसको नीचे कर दिया है। मगर ऑब्वियसली ये पहली बार पाकिस्तान की हालिया तारीख में नहीं हुआ। 2018 के जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी RTS जो सिस्टम था, उन दिनों का जो EMS था, जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, वो भी काफी घंटों के लिए बंद हो गया था। आपको याद होगा RTS बंद हो गया था, उसके बाद जो वोट काउंट है, जो वोट टैली है, वो खत्म हो गई थी, डिफरेंट हो गई थी, उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आए थे। बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि इमरान खान की जो बहुत पतली सी, छोटी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी जो कोalition थी, बड़ी फ्रैजाइल सी, नाजुक सी कोalition थी, वो इसी पे बेस्ड थी। उससे ज्यादा वोट मिलने थे और RTS के साथ जो है वो कुछ इंजीनियरिंग की गई, मैनिपुलेशन की गई। तो क्या ये RTS पार्ट 2 बन रहा है? अब ऑलरेडी जब एक इलेक्शन क्लियरली नहीं होता, हमने देखा है कि क्या होता है, और उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है। आई डोंट नीड टू रिकैप कि क्या हुआ है, मगर कयास आराई बहुत हुई है, कंट्रोवर्शियलाइज वो इलेक्शन हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि ECP इसको सीरियसली लेगी। हम ये भी अपील करते हैं अगर कोई गलती से कोई जज साहब हमें देख रहे हैं, जुडिशरी देख रही है, तो वो भी इस चीज का फौरी तौर पे नोटिस लें। मगर ECP फिर भी चुप है, अपने बारे में भी चुप है, अपने बंदे को भी चुप कराने के मामले में ठीक है, वैसे चुप है इस इशू पे। ECP और इश्यूज पे भी चुप है। आज खौफनाक मनाजिर नजर आए PTI की तरफ से, ये लीक्ड वीडियो, ये जो पुलिस का वीडियो है, ये पुलिस वालों ने ही मोर्चा संभाला हुआ था और स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे एक जलसे पे जो PTI क्लेम कर रहा है करक में ये जलसा था। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है, इधर स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी, ऑटोमेटिक वेपन्स यूज हो रहे हैं। और अगर आपने सुनी है क्लैशनकोफ की फायरिंग, किस पाकिस्तानी ने नहीं सुनी? ये डेफिनेटली क्लैशनकोफ का ये राउंड यूज हुआ है। ये इस पे अभी तक जो KP की पुलिस है ना उसने नोटिस लिया है इस वीडियो पे, ना इस वीडियो पे जो PTI क्लेम कर रहा है उसके कारकुनों पे स्ट्रेट शूटिंग हुई है, ना ये जो वीडियो है इसका नोटिस ECP ने लिया है। मगर जाबिर भी फिर निशाना बनता है और उसी KP पुलिस पे एक और जगह में DI खान में अटैक हुआ है। ये अभी तक इलेक्शन मुहिम का सबसे खौफनाक अटैक है, सबसे डेडली अटैक है। एक थाने के अंदर जिसमें 6 एलीट पुलिस वाले और 4 जो है रेगुलर पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। थाने के अंदर दहशतगर्द गए हैं, थाने के अंदर इन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स यूज किए हैं, थाने के अंदर इन्होंने हैंड ग्रेनेड्स यूज किए हैं। ये अभी तक KP में जो इलेक्शन चल रहे हैं, जब से मुहिम शुरू हुई है, दिस इज द डेडलीस्ट अटैक अगेंस्ट KP पुलिस। इसके अलावा अगर तशद्दुद की ही बात हो तो तशद्दुद को इनकरेज किया है, तशद्दुद को आप कह सकते हैं कि जय की है तशद्दुद की। कौन कर सकता है? द वन एंड ओनली मरियम नवाज शरीफ, जिनको हेलीकॉप्टर में बैठने की जल्दी थी, शायद इसलिए वो कुछ ज्यादा बोल गई। मगर गुजरांवाला की रैली अटेंड करते हुए उन्होंने कहा, लोगों को क्या कहा? इमरान खान जिसको गुजरांवाला के पास जिसको गोलियां लगी थी, जिसके साथी जो हैं उनको गोलियां लगी थी, जख्मी हुए थे, कम से कम एक मुझे याद है शख्स शहीद हुआ था। आज वो शख्स किधर है जिसने वो गोलियां चलाई, ये हमें नहीं पता। मगर हमें ये पता है कि मरियम नवाज शरीफ गुजरांवाला के उन शूटर्स को
اپنی باتوں میں انکریج کر رہی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو، جن کو وہ ایک وائرس کہتی ہیں، ان کو روکا. ملاحظہ کیجئے. لمبی بات اس لیے کر نہیں سکتی کہ ہیلی کاپٹر نے اڑنا ہے، تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ گجرانوالہ کے کریڈٹ پہ ایک اور بات ہے. جو وائرل بیماری پاکستان میں آ گئی تھی، اس کو سب سے پہلے گجرانوالہ نے مار بگایا تھا. وہ لانگ مارچ یاد ہے نا؟ جب وہ گجرانوالہ سے گزرے تو ان کو نیوی نیوی ہو کے بھاگ کے نکلنا پڑا یہاں سے. ڈر گئے تھے آپ سے. اور اب وہ اللہ کے فضل سے وہ وائرل بیماری، جو وائرل انفیکشن تھی، پچھلے 5-7 سال رہی، لیکن آپ کا بہت نقصان کر کے چلی گئی. انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اب میں زیادہ نہیں بولوں گا، ایکسیپٹ کہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ آپ نے وائلنس کو انسائٹ نہیں کرنا، تشدد کو آپ نے فروغ نہیں دینا الیکشن میں. مگر یہ کلیئرلی اس میں نظر آ رہا ہے. نیم کالنگ ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، مگر تشدد ایک ریڈ لائن ہے. پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لیڈرز نے بہت 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 مہنگی قیمت چکائی ہے. تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی فوجی اور شہری پچھلے 20 سالوں میں جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے، جس میں الگ الگ جو ہیں علاقے ہیں، سب سے زیادہ علاقے تو ہمارے علاقے ہیں کے پی اور بلوچستان کے، مگر پورے پاکستان نے دہشت گردی دیکھی ہے. جو بلاسفمی کو بنا کے ایک ریلیجس کارڈ کھیل کے جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ بھی دہشت گردی ہی ہے. اس کو کوئی ہم خاص نام نہیں دے سکتے، کوئی اسپیشل اس کا سٹیٹس نہیں ہے. اٹ از شیمفل دیٹ مریم نواز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی منسٹر بنے گی، اٹ از شیمفل کہ یہ کارڈ ایک تشدد والے معاملے میں، جب ایک سابق پرائم منسٹر شاید فوت ہو سکتا تھا، شہید ہو سکتا تھا، یہ انہوں نے مذاق کیا ہے. the ECP should take notice. مگر یہ جو ریلیجس کارڈ ہے، یہ مذہبی کارڈ ہے، جو تشدد والا کارڈ ہے، یہ صرف مریم نے نہیں کھیلا. ایک مذہبی کارڈ ایک اور علاقے میں ایک اور ان کے دوست ہیں، ان کے اتحادی ہیں، مولانا فضل الرحمان، جن کو سخت اس وقت ووٹوں کی ضرورت ہے. اتنی سخت ضرورت ہے کہ نعوذ باللہ وہ اوپر والے تک پہنچ گئے ہیں یہ ڈیمانڈ کرنے میں. ملاحظہ کیجئے. کہتے ہیں بعض لوگ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم مولانا فضل الرحمان کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینا جنت کی دلیل ہے. یہ جو بول رہے ہیں اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا. جو یہ مولانا صاحب کے لیے فرما رہے ہیں، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے. مگر ECP کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ خلاف ورزی ہے کوڈ آف کانڈکٹ کی، کہ مذہبی جو ٹاپکس ہیں ان کو انفلیم کرنا، ان کو انسائٹ کرنا ووٹ کے لیے، الیکشن پروسیس کے لیے. اللہ کو اس سے کوئی نہیں بنتا کہ دین کے ایشوز کو اس سطح پہ لایا جائے اور ایسے یوز کیا جائے. the ECP should take notice. مگر شاید کیونکہ یہ JUIF والے ہیں، ان کے اور بھی بیچاروں کے بچپنے سے مسئلے چلتے ہیں، جب سے یہ مدرسوں میں جاتے ہیں، جب سے ان کی برین واشنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا کچھ نہیں ہم کر سکتے. یہ سب سسٹم کا ہی حصہ ہیں. مگر موونگ فارورڈ، آج ہمارا مین جو انالیسس ہے، بہت سارے لوگوں نے عدت کے اس پہ بولا ہے، اس میں باہر کے لوگوں نے بولا ہے، وکلا نے بولا ہے، مشائخ نے بولا ہے، obviously PTI نے بولا ہے. مگر ایک خاص طبقہ ہے، سول سوسائٹی، NGOs، لبرلز اور لبرل جماعتیں، جنہوں نے اپنے بغض عمران میں، جو اتنا ہیٹ کرتے تھے شاید عمران خان کو، کہ کافی پچھلے مہینوں سے، ایون دو جو لبرل ہے، جو لیفٹ ہے، وہ شاید سب سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، یہ اس کے DNA میں ہے. مگر جو لبرل طبقہ ہے، جس میں لبرل جرنلسٹ ہیں، لبرل لیڈرز ہیں، اور لبرل یا NGO ٹائپ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، جو لیفٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں پلر ہیں، وہ جو ہیں وہ چپ تھے. اور اس پہ ہم نے کچھ عرصے پہلے شو بھی کیا تھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ لیفٹ کیوں چپ ہے، اپنے بغض عمران میں کیوں اتنا انوالوڈ ہے، کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. اس پہ ہمیں ابھی تک جواب نہیں ملا تھا، مگر عدت کیس نے یہ جواب نکلوا دیا. پہلے تو ایک ایسا انسان جس نے کوئن کیا تھا ٹرم، جس نے ایکچولی یہ ٹرم سلیکٹڈ کوئن کیا تھا عمران خان کے لیے، وہ، اور جس نے جب عمران خان کا جب تختہ ہے وہ الٹ گیا تھا، جس نے کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان. جی ہاں، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. ایون وہ بول پڑے ہیں کہ وہ مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں عدت کے کیس کو. سنیے. جو آپ نے آخری بات کہا،
وہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس کا کوئی سپورٹ کروں، بلکہ مجھے تو میں تو واضح طور پہ اس کا مزاحمت کرتا ہوں. اتنا ہمیں سیاست میں نہیں گرنا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کسی عدالت میں اور کوئی میڈیا میں یا اس حد تک مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے. پھر مشہور زمانہ سینئر صحافی، آئی ڈونٹ لائک یوزنگ دیٹ ٹرم بٹ یہی یوز کیا جاتا ہے، نجم سیٹھی صاحب سابق چیف منسٹر پنجاب رہے ہوئے ہیں، نواز شریف کے فیورٹ چینل کے آج کل سٹار اینکر، مطلب سما نیوز میں جو علیم خان چلاتے ہیں، اس میں آج کل ان کا نیا شو آیا ہے، انٹرسٹنگ شو ہے. ویسے تو کافی دنوں سے یہ بڑا پرو نواز اور پرو اسٹیبلشمنٹ ٹلٹ لے رہے تھے. نجم سیٹھی اپنی چڑیا رکھ کے جو ہمیں بتاتے ہیں، وہ کافی دنوں سے غائب تھے، واپس عین وقت پہ آئے ہیں. مگر ایون دا فیمس نجم سیٹھی اور دا انفیمس اینڈ پرو نواز نجم سیٹھی، ایون انہوں نے بول دیا ہے کہ یہ بیک فائر کر گیا ہے. عدت والا کیس پولیٹیکل اوور کل ہے، یہ جو بھائی لوگ ہیں یہ زیادہ انہوں نے کر دیا ہے. ملاحظہ کیجئے، وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. انفیکٹ یہ جو آخری فیصلہ آیا اس کے ساتھ میرا خیال ہے یہ کہ بہت سے ٹریڈیشنل لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں، یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا. بیکاز یہ دیکھیے، اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو بہت سے آگے مسئلے بن سکتے ہیں شادیوں میں اور عدالتوں میں جو خلا کے کیسز ہیں، بہت سی طلاق کے بہت سی ایشوز اب بن سکتے ہیں اس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقصد تھا کہ میسج دے کے ووٹر ٹرن آؤٹ کو کم کرنا یا ڈائیورٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں وہ فیل ہو گیا ہے. اور اس کے بیسس، اس کی فیلئر کے بیسس کے اوپر اب یہ ہے کہ لوگ اور بھی غصے میں اور ضد میں نکلیں گے خان صاحب کو ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ہاں، آپ کہہ رہے ہیں سمپتھی کا ووٹ ہی آئے گا، خان صاحب مظلوم ہی ثابت ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں بھی. مگر نجم سیٹھی کو آپ معاف کر دیں، ایک خاص طبقہ تھا جو اپنے بغض عمران میں مہینوں سے بلکہ سالوں سے جو ہے اسے کنڈیم کر رہا تھا. وہ جو بھی کرتا، جب وہ اقتدار میں تھا جب بھی کنڈیم کر رہا تھا، جو ان کا حق بنتا ہے. مگر جب اس اقتدار سے ہٹ گیا اور خود ایک وکٹم بنا تو یہ لوگ چپ رہے. جب ہزاروں پی ٹی آئی کے ورکرز انکارسریٹ ہوئے، جیل میں گئے، جن کی بیلز کینسل ہوئی، یہ لوگ چپ رہے. جب درجنوں پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز جو ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کو ڈیو پروسیس ڈینائی کیا گیا، ان کو اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے دور رکھا گیا. یہ جو طبقہ تھا، یہ جو این جی او کا ایک سول سوسائٹی لبرل طبقہ ہے، میں ایک براڈ برش سے انہیں پینٹ نہیں کروں گا. الگ الگ لوگ ہیں، کچھ جو ہیں اچھا کام بھی کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ کافی پارٹی آنٹی ایک سرکٹ ہے اس میں چلاتے ہیں، اس میں ہی بیٹھتے ہیں اور اپنے لان کے جوڑے جو ہیں اور اپنے جو گوچی کے ہینڈ بیگز ہیں اور امیز کے جو سکارفز ہیں اس کے بارے میں زیادہ باتیں، اور پاکستان کا جو بیچارہ عوام ہے اس کے بارے میں کم باتیں کرتے ہیں. مگر یہ پھر بھی امپورٹنٹ کام کرتے ہیں. مگر پچھلے مہینوں سے ان کا امپورٹنٹ کام بند ہوا تھا بغض عمران کے چکر میں. مگر ایون اب جو عورت مارچ والے جو لوگ ہیں، جو خود ایک کنٹروورشل مگر ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے کیونکہ اس کا امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے، ایون عورت مارچ عدت کیس کے خلاف کل اسلام آباد میں ایک مارچ کر رہا ہے. عورت مارچ کے لیے مجھے اس کی عورتوں کو اور اس کی باقی جو اس کے لوگ ہیں، اس میں ٹرانسجینڈرز بھی ہیں، اس میں نوجوان خواتین بھی ہیں، there's young women in there, there's older women in there، اس میں وہ ایک خاص آنٹی طبقہ بھی ہے. تھینک یو، ویلکم بیک، آئی ایم گلیڈ یو ہیو اے سول. اچھا جی، اب چلتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیموگرافک پہ، یوتھ. اب اتنی بار آپ نے سنا ہے کہ یوتھ یہ الیکشن چینج کرے گا. یوتھ جو ہے پاکستان کا، ہر 70% پاکستانی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے نیچے ہے وغیرہ وغیرہ. مگر اب اس سب کے جو ہیں اعداد و شمار واپس آ گئے ہیں. 12 کروڑ ووٹرز میں سے تقریباً 1.5-2 کروڑ نئے ووٹرز اس وقت، نوجوان ووٹرز ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ اس سال. اب جو کنٹروورسی ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ بہت لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان 1.5-2 کروڑ ووٹرز پہ. اب سب سے زیادہ تو ایک جو بات چلتی ہے، جو پولز بھی کہتے ہیں، جو سرویز بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ سب سے زیادہ اسے یوتھ کی سپورٹ ہے. اس لیے شاید اسی نروسنس میں 1-2 دن پہلے
मियां नवाज शरीफ ने भी क्लेम किया, वो ऐसे ऐसे जो करते हैं कि हाँ आई लव यू, वोटर किधर है जो 1980 के बाद पैदा हुआ है, हाथ उठाए। लोगों ने हाथ उठाया, पता नहीं कौन ने सच्चा उठाया झूठा उठाया, मगर नवाज शरीफ ने भी क्लेम किया कि पाकिस्तान की असली यूथ मेरे साथ है, मम्मी डैडी जो है वो इमरान खान के साथ हैं। मम्मी डैडी कौन है ये इंशाल्लाह आपको यूथ ही बताएगा। मगर साथ साथ फौज ने भी, हालांकि फौज इलेक्शन नहीं लड़ती, वैसे तो उसे लड़ना चाहिए, ऑब्वियसली वो जीतेगी तो इसलिए लड़ लेना चाहिए, हर चीज सेटल हो जाएगी, मगर फौज इलेक्शन तो नहीं लड़ती, मगर सर्वे जो है वो जरूर एंजॉय करती है। एक सर्वे पिछले दिनों में निकला जिसमें कहा गया कि भाई जो नौजवान है, 50% जो नौजवान है वो फौज में भरोसा रखते हैं, फौज की रिस्पेक्ट करते हैं। फौज के लोगों ने ये जबरदस्त ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चलाया, ए वेखो जी, ए वेखो जेड़ा मुल्क दा यूथ साडा है। तो ये फौजियों ने भी इस पे अपना ढंढोरा पीटा, नवाज शरीफ ने भी क्लेम किया यूथ को, और ऑब्वियसली हर सर्वे, हर पोल और एनेक्डोटली लोग कहते हैं कि इमरान खान का यूथ है। अब यूथ किसका है किसका नहीं है ये तो यूथ खुद बताएगा इलेक्शन वाले डे पे, मगर एक डर है कि जिस तरीके से यूथ को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया है, डराया गया है, उनके दिमाग को जहर दिया गया है, पॉइजन किया गया है। ये जो गंद इस इलेक्शन में उगला है, जो जहर इस इलेक्शन में उगला है, जो ओवरऑल हुआ है मुल्क में पिछले डेढ़ साल में, 20 महीने हो गए जब से इमरान खान जो है अपनी नौकरी उसकी गई है, जो वो वजीर आजम जब थे, जब से लेके अब तक यूथ पे क्या गुजरा है, ये शायद एक इतना रिफ्रेशिंग और जबरदस्त एनालिसिस मेरी कॉलीग मारिया मेमन ने किया है, हाल ही में किया है, कि ये घाटे का सौदा हुआ है। एक इलेक्शन के लिए आपने एक पूरी जनरेशन को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया है। ये सुनना जरूरी है, मैं हाईली रेकमेंड करता हूं। मैं और जर्नलिस्ट के यूजुअली तज्जिए नहीं लगाता अपने शो में, मगर मारिया ने इतने जबरदस्त बात की है कि इट इज वर्थ लिसनिंग टू, ये सुनना जरूरी है। लेट्स वॉच इट। 8 फरवरी की तारीख आएगी, जो भी तरीकेकार से जैसे भी इसको मैनेज करके जिस तरीके से भी अपने मर्जी के नताइज हासिल करने पड़े होंगे, लेकिन कितना ही घाटे का सौदा किया जा रहा है इस वक्त के उन लोगों को जो कि अभी पहली दफा वोट डालने आएंगे। 1.5 करोड़ से ज्यादा नया वोटर है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और 30 साल से कम है। आप उनके साथ जो ये घाटे का सौदा कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में उनको इधर से बाहर रखने के लिए खौफ की, डर की, इंटिमिडेशन की फिजा पैदा कर रहे हैं। These kids will outgrow you. These kids will outlive you. ये इनकी जो मेमोरी है, अगले आपने 20-30 साल के लिए आपने उनके खास तौर पे जहन साजी अब कर दी है। अब वो इस एक इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने देख लिया है, जिस तरीके से सारा मंजरनामा उनके सामने खुला है, अब आप क्या समझते हैं अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा, उससे अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा, उससे अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा। सो एक इलेक्शन को करने के लिए, काबू करने के लिए, उसके रिजल्ट्स आपने इतना अर्जा और इतना घाटे का सौदा किया है, जिसकी भी ये सोच है उसको हम सलूट पेश कर सकते हैं, कि जो ट्रस्ट डेफिसिट आपने डाल दिया है अपने आगे नौजवान नस्ल के अंदर, वो आप कैसे दोबारा ब्रिज करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। चलते चलते 3-4 इंपॉर्टेंट ब्रीफ्स। पहले तो दिल्ली की तरफ। दिल्ली वाकई दूर है, बहुत दूर है, मगर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के जर्नलों के करीब है। आपको पता है कि 10 दिन पहले अयोध्या का जो मंदिर है, जो $250 मिलियन में बना है, वो जो है जब खुला तो पूरी दुनिया के उधर गेस्ट गए। अमिताभ बच्चन से लेके विराट कोहली तक इनवाइटेड थे। वो बड़ा जी ढंढोरा पीटा गया, बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बड़े लोगों ने पसंद भी किया, वो एक अलग कहानी है। मगर अयोध्या जो है वो उसका जो मंदिर है वो एक्चुअली बना है बाबरी मॉस्क की शहादत के बाद, और बाबरी मॉस्क जिधर थी उसके ऊपर ही इन्होंने मंदिर बनाना था। हालांकि ऑप्शंस थी, इधर उधर बना लेते, साथ बना लेते, इन्होंने मस्जिद तोड़ के, मस्जिद शहीद करके इन्होंने बनाई। खैर वो एक लंबी कहानी है, उस पर हमने डिबेट कर लिया। मगर अब दिल्ली के दिल में फिर से मसाजिद जो हैं वो शहीद होने लग गई हैं। 10 दिन बाद, अयोध्या टेम्पल की ओपनिंग के 10 दिन बाद, मेहर वाली मॉस्क जो है वो शहीद की गई है। 6-8 घंटे के नोटिस पे ये हुआ है। जो उनका जो DHA है दिल्ली वालों का, एक तो ये DHA सबके मशहूर हैं, दिल्ली का भी एक DHA है, उसका नाम DDA है। DDA वाले जो हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इस मस्जिद को बुलडोजर्स भिजवाए हैं रात के अंधेरे में। ये मस्जिद जो है ये 800 साल पुरानी मस्जिद है। ये इवन मुगल इरा से पहले की ये मस्जिद है, स्लेव डायनेस्टी की मस्जिद है। इसके साथ एक मदरसा भी था, वो भी शहीद हो गया। इसके साथ एक कब्रिस्तान भी था, वो भी रेज कर दिया गया। एक पीर की उधर कब्र भी थी, वो भी रेज कर दी गई। जो लोकल्स हैं, जो उधर मस्जिद का ख्याल रखते हैं,
उनको नोटिस नहीं दिया गया, लोग बेघर हो गए हैं, जो मदरसे वाले स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ोन छीन लिए गए, उनको बाहर खड़ा कर दिया गया। और अब 4 और मसाजिद हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंट इंडिया का मैगजीन, 4 और मसाजिद हैं जो दिल्ली वाले दिल्ली की जो अथॉरिटीज़ हैं वो शहीद कर रही हैं। ये तसलसल में चल रहा है इंडिया का जो एक हिंदू नेशनलिज्म जो बेंज है, ये इलेक्शन के दौरानिये में अब ज़्यादा होगा, शायद और हो। पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में चुप है, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस इस बारे में चुप है। क्यों चुप है? बिकॉज जिस बंदे को ये लोग वापस लाना चाह रहे हैं वो जो है वो मोदी का यार है। एनीवेज, मूविंग ऑन, एक और इंडिया से ही खबर, ये नॉर्मल दौरानिये में जब ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, जो लद्दाख इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट में से है, उधर एक स्टेट हुड के लिए एहतजाज हो रहा है, ये अलहदगी चाह रहे हैं, ये अपना नया स्टेटस चाह रहे हैं। ये एक अलग कहानी है कि क्यों चाह रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडियन पॉलिटिक्स पे एक कहानी है, मैं इस पे नहीं घुसना चाह रहा, बट इतना समझ लें कि ये एक इलाका है जिधर ये लोग अपनी आज़ादी चाह रहे हैं। हज़ारों की तादाद में फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में ये लोग बाहर निकले हुए हैं। इंडिया के मीडिया ने ये स्टोरी दबाई हुई है, मगर साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये स्टोरी दबाई है। ये स्टोरी पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं चल रही। कुछ साल पहले एक नॉर्मल पाकिस्तान में ये पीटीवी पे ये मनाजिर चल रहे होते, ये सब अखबारों में छप गई होती है स्टोरी, मगर क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इंडिया के साथ एक नॉर्मलाइजेशन चाह रही है, एस्टैब्लिशमेंट जो है इंडिया के साथ एक पीस आप कह सकते हैं ऑलिव ब्रांच देना चाह रही है। नवाज शरीफ ने ऑलरेडी आते ही बोला था कि मैं इंडिया के साथ दोस्ती करना चाह रहा हूँ। ये सब जो स्टेज सेट हो रहा है, इस सब में ये ऐसा इलाका है जिसके लिए हमने लड़ाई की हुई है। ये इलाका बिल्कुल कारगिल के साथ लगता है, जिधर हमारे हजारों जो लड़के हैं वो शहीद हुए थे 1999 में। कारगिल की जो ट्रेजेडी है वो एक अलग कहानी है, उसमें बहुत सारे लड़के जो हैं हमारे, उनको हमने क्लेम नहीं किया था, उनको इंडियंस ने दफनाया था। आज हमने ये स्टोरी दफना दी उस इलाके के लिए जिसके लिए हमारे हजारों लड़के दफन हो गए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है नवाज शरीफ, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज आपके लिए चला रहा हूं। अब ये सुने और थोड़ा सा स्माइल करें। बाय द वे, ये ऑलमोस्ट नवाज शरीफ है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। 8 फरवरी वोट डालने का दिन है। अगर आप चाहते हैं मेरे और मेरी औलाद के मुल्की और गैर मुल्की उसासों में मजीद इजाफा हो तो मुस्लिम लीग नून के निशान शेर पर मुहर लगाएं। आपका वोट शरीफ खानदान को तरक्की, खुशहाली की मंजिलों की तरफ लेकर जाएगा इंशाअल्लाह।